क्यों कई लोग अपनी नौकरी से खुश नहीं रहते? क्यों मतलब अक्सर ये एहसास होता है कि हम बने किसी और काम के लिए हैं और कर कुछ और रहे हैं। हम्म। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, कुछ नोट्स और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी नाम की किताब के कुछ हिस्से, वो दावा करते हैं कि ज्योतिष के एक पुराने और गुप्त सिद्धांत में शायद इसका जवाब छुपा है। बिल्कुल। ये स्रोत एक बहुत ही खास ज्योतिषीय बिंदु की बात करते हैं, भृगु बिंदु। भृगु बिंदु। जी। इसे संक्षेप में बीबी या बीपी भी कहा जाता है। ये सिर्फ कोई ग्रह या तारा नहीं है, बल्कि जन्म कुंडली में एक बहुत ही संवेदनशील गणितीय रूप से निकाला गया एक पॉइंट है। अच्छा। और इन स्रोतों का मानना है कि ये बिंदु किसी के भाग्य या उस असली रास्ते की ओर इशारा करता है जिसे अपनाने के लिए उसका जन्म हुआ है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। मतलब ज्योतिष की नजर में भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारी अपनी कुंडली के अंदर छिपा हुआ एक कोड है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। तो चलिए आज इसी कोड को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये भृगु बिंदु आखिर है क्या? ये बनता कैसे है? इसे समझने के लिए हमें ज्योतिष के दो बहुत ही दिलचस्प किरदारों को समझना होगा, राहु और चंद्रमा। ठीक है। राहु, जिसे ज्योतिष में एक छाया ग्रह माना जाता है, वो हमारी अतृप्त इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और उस चीज का प्रतीक है जिसके पीछे हम इस जीवन में भाग रहे हैं। और वहीं चंद्रमा हमारा मन है, हमारी भावनाएं, हमारी आदतें, हमारा कंफर्ट जोन। अच्छा। भृगु बिंदु इन्हीं दो आपकी सबसे बड़ी इच्छा यानी राहु और आपके मन यानी चंद्रमा के बीच का सटीक मध्य बिंदु है। एक मिनट, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिंदु उस जगह पर है जहां हमारी बेचैन इच्छाएं और हमारा शांत मन एक दूसरे से मिलते हैं। बिल्कुल। ये तो किसी फॉर्मूले में छिपी एक गहरी मनोवैज्ञानिक बात लगती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ गणित नहीं है, इसके पीछे एक दर्शन है। स्रोत में एक बहुत ही पावरफुल लाइन लिखी है। क्या? जब आपके भृगु बिंदु का समय आता है तो ब्रह्मांड आपको परिस्थितियों के माध्यम से उस काम को करने के लिए प्रेरित करेगा जिसे करने के लिए आप बने हैं। वाह। मतलब हालात ऐसे बनेंगे कि आपको वो करना ही पड़ेगा जो आपका असली मकसद है। ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन आपने कहा कि ये एक गणितीय बिंदु है। मुझे यहाँ एक सवाल पूछना है। पूछिए। चंद्रमा तो एक भौतिक पिंड है, उसकी डिग्री या लॉन्जे समझ में आती है जी। लेकिन राहु तो एक छाया ग्रह है, उसका कोई फिजिकल बॉडी तो है नहीं। तो फिर उसका देशांतर या लॉन्जिट्यूड कैसे होता है? क्या ये चंद्रमा की कक्षा के कटान बिंदु का गणित है? बहुत अच्छा सवाल है और ये दिखाता है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि इसे समझ रहे हैं। हाँ। आप सही है। राहु और केतु भौतिक पिंड नहीं है। ये पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के परिक्रमा पथ और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमा पथ के दो कटान बिंदु हैं। तो इनका देशांतर एक बहुत ही सटीक खगोलीय गणना है। अच्छा। और भृगु बिंदु की कैलकुलेशन के लिए हम कुंडली में राहु और चंद्रमा दोनों की डिग्री लेते हैं। प्रक्रिया सीधी है। कैसे? आप चंद्रमा की डिग्री से राहु की डिग्री को घटाते हैं। जो जवाब आता है उसे 2 से भाग देते हैं और फिर उस अंतिम संख्या को राहु की डिग्री में वापस जोड़ देते हैं। ठीक है। जो बिंदु निकल कर आता है वही भृगु बिंदु है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट है, लेकिन असल जिंदगी में ये काम कैसे करता है? मतलब ये बिंदु कुंडली में बस बैठा रहता है या इसका असर भी कभी महसूस होता है? यहीं पर गोचर यानी ट्रांजिट्स की भूमिका आती है। ट्रांजिट्स? जी। जब भी कोई ग्रह, चाहे वो बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह हो या शनि जैसा कर्म फलदाता, अपनी यात्रा के दौरान इस संवेदनशील भृगु बिंदु के ठीक ऊपर से गुजरता है या उस पर अपनी दृष्टि डालता है तो उस व्यक्ति के जीवन में एक बड़ी घटना घटती है। ये घटना अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। ये गोचर करने वाले ग्रह के स्वभाव पर निर्भर करता है। अच्छा। और जब एक से ज्यादा ग्रह एक साथ इस बिंदु को प्रभावित करते हैं तो उस घटना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। क्या स्रोतों में इसका कोई ठोस उदाहरण दिया गया है जो इस सिद्धांत को और पुख्ता कर सके? हाँ, और जो उदाहरण दिया गया है वो बहुत ही गंभीर और चौंकाने वाला है। अच्छा। ये भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली का विश्लेषण है। उनके जन्म चार्ट के अनुसार उनका भृगु बिंदु वृश्चिक राशि में 8वें घर में 23 डिग्री 5 मिनट पर था। 8वां घर? हाँ, और ज्योतिष में 8वां घर मृत्यु, रहस्य और अचानक होने वाली घटनाओं से जुड़ा होता है। और उनके जीवन की सबसे दुखद घटना के समय ग्रहों की क्या स्थिति थी? 30 अक्टूबर 1984 को, जिस दिन उनकी हत्या हुई, उस दिन मंगल ग्रह, जो हिंसा और दुर्घटनाओं का ग्रह माना जाता है, ठीक उसी 8वें घर में 24 डिग्री 50 मिनट पर था। मतलब ठीक उसी बिंदु के ऊपर? हाँ, यानी उनकी भृगु बिंदु को अभी अभी पार किया था। ये एक बहुत बड़ा संकेत था।
लेकिन इससे भी बड़ी बात ये थी कि उसी समय शनि भी अपनी तीसरी दृष्टि से इसी बिंदु को देख रहा था। एक मिनट, तीसरी दृष्टि का क्या मतलब है यहाँ पर? हाँ, तो वैदिक ज्योतिष में हर ग्रह जहाँ बैठा होता है वहां से कुछ दूसरे घरों को भी देखता है, यानी प्रभावित करता है। शनि अपनी जगह से तीसरे घर को, सातवें घर को और 10वें घर को देखता है। ठीक है। तो उस समय शनि तुला राशि में था और वहां से उसकी तीसरी दृष्टि ठीक इसी संवेदनशील बिंदु पे पड़ रही थी। तो मतलब मंगल और शनि दोनों का प्रभाव एक साथ? जी, मंगल का वहां होना और शनि का उसे देखना, दो सबसे अशुभ ग्रहों का एक साथ इस बिंदु पर प्रभाव, इस विनाशकारी घटना का ज्योतिषीय कारण बताया गया है। ये उदाहरण वाकई में बहुत गंभीर है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये पोस्ट हॉक विश्लेषण है? मतलब घटना होने के बाद ज्योतिषियों ने पीछे जाकर पैटर्न ढूंढा, क्योंकि घटना के बाद तो ऐसे पैटर्न ढूंढना अक्सर आसान होता है। सही। क्या ऐसे भी उदाहरण हैं जहां इस बिंदु के आधार पर किसी घटना की भविष्यवाणी की गई हो? ये एक बहुत ही जायज और जरूरी सवाल है, और ये सिर्फ इस तकनीक पर नहीं बल्कि पूरे ज्योतिष शास्त्र पर लागू होता है। बिल्कुल। भविष्यवाणी करना बेहद मुश्किल है और कई कारक एक साथ काम करते हैं, लेकिन इस सिद्धांत के समर्थक कहते हैं कि ये पैटर्न इतने सटीक और बार बार दिखते हैं कि इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भृगु बिंदु एक ट्रिगर पॉइंट की तरह काम करता है। ट्रिगर पॉइंट? हाँ, बंदूक पहले से भरी हुई है या नहीं ये पूरी कुंडली बताती है, लेकिन ये बिंदु उस ट्रिगर की तरह है जिसे दबाने पर घटना घट जाती है। एक बहुत ही दमदार एनालॉजी है। तो ये तो हुई एक गंभीर और दुखद घटना की बात, जो दिखाती है कि ये बिंदु कितना संवेदनशील हो सकता है। जी। क्या हम इसी तकनीक का इस्तेमाल किसी सकारात्मक चीज के लिए, जैसे अपना सही करियर पथ खोजने के लिए भी कर सकते हैं? बिल्कुल, और असल में इस तकनीक का सबसे ज्यादा रचनात्मक इस्तेमाल इसी में है। कुंडली के 12 घर जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को दिखाते हैं। आपका भृगु बिंदु जिस घर में होता है वो इस बात का मजबूत संकेत देता है कि आपका भाग्य किस क्षेत्र से जुड़ा है। ये एक तरह का करियर गाइड मैप बन जाता है। तो कुछ उदाहरण देकर समझाएं। मान लीजिए अगर किसी का भृगु बिंदु पहले घर में है। पहला घर स्वयं का होता है, आपकी पहचान, आपका शरीर, आपकी पर्सनालिटी। ठीक है। तो अगर भृगु बिंदु यहाँ है तो व्यक्ति का भाग्य उसकी अपनी पहचान से जुड़ा है। ऐसे लोग स्वतंत्र काम, अपना बिजनेस या ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं जहां उन्हें खुद को प्रस्तुत करना हो, जैसे मॉडलिंग, अभिनय, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच या यहाँ तक कि राजनीति। अच्छा। उन्हें किसी के मातहत काम करने में हमेशा एक बेचैनी महसूस होगी। और अगर ये चौथे घर में हो? चौथा घर तो शायद घर परिवार से जुड़ा होता है। सही। चौथा घर आपकी जड़ों, आपके घर, आपकी माँ और आपकी आंतरिक शांति से जुड़ा है। इसीलिए इससे जुड़े प्रोफेशन भी वही हैं जो लोगों को घर जैसा महसूस कराएं। जैसे? चाहे वो एक असली घर हो, जैसे आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर या रियल एस्टेट एजेंट, या फिर वो एक आरामदायक एक्सपीरियंस हो, जैसे होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। गाड़ियों और ट्रांसपोर्ट का काम भी इसी घर से जुड़ा है। ये तो बहुत तार्किक लग रहा है। 7वें और 12वें घर के बारे में भी स्रोत कुछ बताते हैं। वो दोनों भी काफी दिलचस्प घर माने जाते हैं। हाँ, 7वां घर लोगों का, पार्टनरशिप का और समाज का घर है। तो यहाँ भृगु बिंदु होने पे व्यक्ति बिजनेस, खासकर पार्टनरशिप में सफल हो सकता है। राजनीति, कूटनीति, कानून, ये सब क्षेत्र भी 7वें घर से जुड़े हैं। और 12वां घर? और 12वां घर वो सबसे रहस्यमयी घर है। ये एकांत, अध्यात्म, कल्पना और विदेश का घर है। अच्छा। तो यहाँ भृगु बिंदु होने पर व्यक्ति ज्योतिषी, हीलर, आध्यात्मिक गुरु बन सकता है। साथ ही ये कला, फिल्म निर्माण जो कि कल्पना पर आधारित है, और विदेशी कंपनियों या विदेश व्यापार से जुड़े कामों में भी सफलता दिला सकता है। ये तो बहुत विस्तृत जानकारी है, लेकिन मैंने पढ़ा कि स्रोत में इससे भी ज्यादा गहराई में जाकर नक्षत्रों के स्तर पर विश्लेषण किया गया है। ये तो और भी ज्यादा बारीक हो जाता होगा। हाँ, ये विश्लेषण को और भी सूक्ष्म बना देता है। अगर राशि एक बड़ा कैनवास है तो नक्षत्र उस कैनवास पर की गई बारीक चित्रकारी है। वाह। हर नक्षत्र की अपनी एक ऊर्जा, एक कहानी और उससे जुड़े हुए व्यवसाय हैं। स्रोतों में हर नक्षत्र के साथ जुड़े व्यवसायों की एक लंबी सूची दी गई है। कोई दिलचस्प उदाहरण दीजिए जिससे इसकी विविधता का पता चले। जरूर। मेष राशि में आने वाले अश्विनी नक्षत्र को लेते हैं। अश्विनी के देवता अश्विनी कुमार है,
जो देवताओं के वैद्य थे। अच्छा। इसलिए इस नक्षत्र का संबंध स्वास्थ्य सेवा, डॉक्टर, सर्जन, केमिस्ट से बहुत गहरा है। साथ ही अश्विनी का प्रतीक घोड़ा है, जो गति का प्रतीक है। सही। इसलिए ट्रांसपोर्ट उद्योग, खेल, एथलेटिक्स और यहाँ तक कि घुड़सवारी से जुड़े करियर भी इससे देखे जाते हैं। मतलब एक ही नक्षत्र में डॉक्टर और एथलीट दोनों आ सकते हैं। कोई और उदाहरण जो थोड़ा अलग हो? उसी मेष राशि में अगला नक्षत्र है भरणी। ये एक बहुत ही अनोखा नक्षत्र है। कैसे? इसके देवता हैं यम, यानी मृत्यु के देवता। इसलिए स्रोत के अनुसार यह जन्म और मृत्यु के चक्र से संबंधित करियर से जुड़ा है। जैसे स्त्री रोग विशेषज्ञ जो जन्म से जुड़े हैं, या फिर अंतिम संस्कार गृह के कार्यकर्ता, या इंश्योरेंस एजेंट जो मृत्यु के बाद काम आते हैं। लेकिन साथ ही ये बच्चों की देखभाल, मनोरंजन पार्क और फिल्म और होटल उद्योग जैसे ग्लैमरस क्षेत्रों से भी जुड़ा है। ये तो कमाल है। मतलब भरणी नक्षत्र एक ही समय में एक डॉक्टर जो जीवन देता है और एक अंडरटेकर जो मृत्यु के बाद काम करता है, दोनों को गवर्न कर सकता है। बिल्कुल। ये तो जीवन के पूरे चक्र को एक ही नक्षत्र में समेटने जैसा है। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है ना? और कोई ऐसा उदाहरण जो तकनीक या दिमागी काम से जुड़ा हो? मिथुन राशि में आने वाले आर्द्रा नक्षत्र को लेते हैं। इसका प्रतीक आंसू है और इसके देवता हैं रुद्र, यानी शिव का विनाशक रूप। तो इसमें विनाश और पुनर्निर्माण से जुड़ी चीजें आती हैं। ठीक है। स्रोत बताता है कि यह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जासूसी और यहाँ तक कि शतरंज के खिलाड़ी जैसे मानसिक खेलों से भी संबंधित है। अच्छा। इसमें फार्मास्यूटिकल्स और वे सभी काम शामिल हैं जिनमें जहर या शक्तिशाली दवाओं का इस्तेमाल होता है। इससे पता चलता है कि संभावनाएं कितनी विविध और विशिष्ट हो सकती है। ये तो सच में किसी के लिए भी अपने करियर को एक नए नजरिए से देखने जैसा है। तो क्या भृगु बिंदु ही सब कुछ तय कर देता है? क्या हमें बाकी कुंडली को देखने की जरूरत नहीं है? यहाँ स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। भृगु बिंदु एक बहुत शक्तिशाली संकेत है। ये उस दिशा की ओर एक मजबूत इशारा है जहां आपका भाग्य आपको ले जाना चाहता है। लेकिन करियर की सटीक भविष्यवाणी के लिए ये एकमात्र साधन नहीं है। इसके साथ साथ कुंडली के दूसरे, छठे और 10वें घर, जिन्हें अर्थ त्रिकोण कहा जाता है। अर्थ त्रिकोण? जी, क्योंकि ये धन और काम से जुड़े हैं, तो उनके स्वामी ग्रहों की स्थिति और 2 और जरूरी ग्रहों को भी देखना होता है। वो कौन से ग्रह हैं? उन्हें जैमिनी ज्योतिष में आत्मकारक और अमात्य कारक कहते हैं। अच्छा, इसका आसान मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में कहें तो आत्मकारक वो ग्रह है जो आपकी आत्मा की सबसे गहरी इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। और अमात्य कारक वो ग्रह है जो दिखाता है कि आप उस इच्छा को पूरा करने के लिए दुनिया में क्या काम करेंगे, क्या एक्शन लेंगे। तो मतलब भृगु बिंदु आपको दिशा दिखाता है? हाँ। और ये बाकी कारक बताते हैं कि उस दिशा में यात्रा कैसी होगी और आप करेंगे क्या? बिल्कुल। ये एक पहेली के सबसे महत्वपूर्ण टुकड़े की तरह है, लेकिन पूरी तस्वीर देखने के लिए बाकी टुकड़ों को भी जोड़ना पड़ता है। मतलब ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग। मेरे एक दोस्त हैं, वो सालों से अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं और हमेशा कहते हैं कि उन्हें लगता है कि वो गलत जगह पर हैं। शायद इस तरह की तकनीक उन्हें एक नई दिशा दे सकती है। बिल्कुल। मैं एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए किसी का भृगु बिंदु तीसरे घर में है, जो कम्युनिकेशन, लेखन और मार्केटिंग का घर है। ठीक। लेकिन वो व्यक्ति सालों तक डेटा एंट्री का काम करता रहा और हमेशा बेचैन रहता था। फिर 42 की उम्र में जब बृहस्पति जैसे बड़े ग्रह ने गोचर में उसके भृगु बिंदु को एक्टिवेट किया, उसने शौकिया तौर पर पॉडकास्टिंग शुरू की। अरे वाह! और आज वो एक सफल वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। ब्रह्मांड ने हालात ऐसे बनाए कि उसे अपनी आवाज का इस्तेमाल करने पर मजबूर होना ही पड़ा। तो आज हमने ज्योतिष की एक बहुत ही गहरी और अनूठी तकनीक भृगु बिंदु के बारे में जाना। ये राहु हमारी बेलगाम इच्छाओं और चंद्रमा हमारे सहज मन के बीच का एक गुप्त मिलन बिंदु है, जो हमारे असली भाग्य और करियर के रास्ते को उजागर कर सकता है। इंदिरा गांधी का उदाहरण दिखाता है कि ये कितना संवेदनशील हो सकता है और करियर की संभावनाएं दिखाती हैं कि ये कितना उपयोगी हो सकता है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। स्रोत ज्योतिषीय गणनाओं और नक्षत्रों की बात करता है, लेकिन इसका दार्शनिक पहलू भी है। वो क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य या सबसे संतोषजनक काम वहीं छिपा हो जहां हमारी सबसे गहरी जुनूनी इच्छाएं यानी राहु और हमारा शांत भावनात्मक मन यानी चंद्रमा एक दूसरे से मिलते हैं?
सही संतुलन खोजने में ही निहित है।